एक सुंदर गांव की झोपड़ी पट्टी में मिट्टी के एक टूटे फूटे घर में एक पक्षी मार रहता था। उसका नाम था विराज, लेकिन लोग उसे उसके पेशे से ही पहचानते थे। वो पक्षी मार, वो सचमुच किस्मत के थपेड़ों से पिसा हुआ एक इंसान था। उसका जीवन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ था जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। हर दिन उसकी शुरुआत अंधेरे में ही हो जाती थी। पांव फटने से पहले ही वो अपनी पत्नी की सुस्त आह और बच्चों के भूख से सिकुड़े पेट को अनसुना करके अपना फटा पुराना जाल और पक्षियों को फंसाने वाली लकड़ी उठाता और घर से निकल पड़ता। दिन भर वो जंगल की ओर चल पड़ता, जहां उसकी नियति एक पेड़ के नीचे बैठकर जाल बिछाकर इंतजार करने में बीतती। शाम तक अगर 2-4 जंगली परिंदे उसके जाल में फंस जाते तो वही उसकी कमाई होती। वो गरीब उन्हीं में खुश हो जाता। कभी कभी कोई दयालु आदमी उन पक्षियों को देखकर तरस खा जाता, 2-4 पैसे देकर उन्हें छुड़वा लेता या फिर खरीद लेता। उन्हीं पैसों से वह कुछ आटा दाल खरीद पाता और घर ले जाकर अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने की कोशिश करता। परंतु अधिकतर दिन ऐसे ही गुजर जाते जब जाल में कोई पक्षी फंसता ही नहीं था, या फिर कभी कोई ऐसा पक्षी फंस जाता जो न तो खाने लायक होता और न ही बेचने लायक, बस फंस गया था। ऐसे दिनों में उसका परिवार भूखा सोने को मजबूर होता। विराज और उसकी पत्नी मीरा फिर भी सब्र कर लेते। वे किस्मत को कोसते, ऊपर वाले से शिकायत करते, लेकिन अगले दिन फिर वही संघर्ष शुरू कर देते। मगर उनके छोटे छोटे समझ से परे बच्चे क्या करते? वे तो रोटी के लिए बिलखते, भूख के मारे चिल्लाते रहते। उनकी आवाज विराज के दिल में छुरी की तरह घोंपती, लेकिन वो एक असहाय पिता था जिसके पास अपनी संतान के लिए भरपेट भोजन जुटाने का कोई स्थायी साधन नहीं था। इसी तरह उस बेचारे की जिंदगी दिन रात मेहनत करते पिसते पिसते गुजर रही थी। एक दिन विराज रोज की तरह जाल लेकर जंगल पहुंचा। दिन भर वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन आज उसका भाग्य भी उससे रूठा हुआ लग रहा था। सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ चला। आकाश में लालिमा रंग बिरंगी बिखरने लगी, लेकिन उसके जाल में एक भी पंछी का पंख तक नहीं फंसा। निराश और हताश उसने सामान समेटना शुरू किया। उसके मन में पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे घूम रहे थे। तभी अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज हुई। उसने मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसके जाल में एक अद्भुत सुंदरता वाला तोता फंसा हुआ था। वो कोई साधारण तोता नहीं लग रहा था। उसके पंख हरे रंग के थे, जिन पर सूरज की आखिरी किरणें पड़कर ऐसे चमक रहे थे जैसे माणिक जड़े हों। उसकी चोंच लाल मूंगे की तरह चमकदार थी और आंखों में एक अलौकिक चमक थी। विराज की निराशा एक पल में आशा में बदल गई। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, आज तो किस्मत ही खुल जाएगी। ये तोता देखने में ही इतना खास है, अगर मुंह मांगे दाम भी न मिले तो भी 2-4 रुपए तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज बच्चों का पेट भर के भोजन होगा। वो तोते को सावधानी से जाल से निकालकर एक छोटे से पिंजरे में बंद करके शहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचा, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहर में उस दिन हड़ताल थी, दुकानें बंद थीं, बाजार सुनसान पड़े थे, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था। विराज किस्मत को कोसता हुआ एक बार फिर टूटे हुए मन से अपने घर की ओर लौट चला। उधर उसकी पत्नी मीरा घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि आज कुछ तो लाएगा, बच्चों को कुछ तो खिला पाएंगे। जब विराज खाली हाथों के बजाय एक पिंजरे में बंद तोते के साथ दिखा तो मीरा के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। उसने पूछा, क्या लाए हो? क्या यही बिकने के लिए लाए हो? विराज ने निराश स्वर में कहा, क्या लाना था? बस यही एक तोता मिला था, मगर आज तो शहर बंद पड़ा है, कोई राहगीर तक नहीं था, कोई खरीदार नहीं मिला। मीरा ने सब्र दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हंडिया तो चढ़ ही जाएगी, इसे ही पकाकर काम चलाते हैं। चलो आज मांस तो मिलेगा। विराज चिल्लाया, अरे पगली, ये तोता खाएगी? एक तो ये खाने की चीज नहीं, ऊपर से इसमें मांस भी कितना निकलेगा? इस बेचारे में तो पंख ही पंख हैं, पेट भरे बिना ही रह जाओगे। लेकिन मीरा अपनी जिद पर अड़ी रही। तुम चुप रहो, मैं पड़ोसन से नमक मिर्च लेकर आती हूं। आज तो इस तोते को पकाकर ही दम लूंगी, चाहे हिस्से में एक निवाला
ही क्यों ना आए। वह तोता कोई मामूली तोता नहीं था। वह सुंदरमण तोता था जिसने सैकड़ों सालों का ज्ञान अर्जित किया था और इंसानों की हजारों कहानियां सुन रखी थीं। उसने मीरा की जिद्दी बातें सुनी और तुरंत समझ गया कि अब यह औरत अपनी हट से बाज नहीं आएगी। तभी वह मधुर मानवीय स्वर में बोल उठा, अरे माई, इन मुट्ठी भर पंखों को खाकर क्या करेगी? जो कुछ भी तेरे पास है बस आज उसी को खाकर रात काट ले। तुम तो नसीब के धनी हो जो सुंदरमण तोता तुम्हारे जाल में फंस गया। लक्ष्मी को गवाओ मत, और अगर फिर भी सब्र न हो तो सुबह मुझे राज दरबार में ले चलना। राजा तुम्हें मुंह मांगी रकम दे देगा। मीरा ने जब तोते को इंसानों की तरह साफ सुथरी हिंदी में बातें करते सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। विराज ने भी अपने बुजुर्गों से सुंदरमण तोते की चमत्कारी कहानियां सुनी थीं। उसे तुरंत भरोसा हो गया कि यह वही दिव्य तोता है। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, ओ भगवान ने हमारे वारे न्यारे कर दिए हैं। यह तो सुंदरमण तोता है। दोनों पति पत्नी उस रात सो नहीं पाए। वे आश्चर्य और उम्मीद से भरे हुए थे। क्या सचमुच उनका दुख भरा जीवन बदल जाएगा? सुबह होते ही विराज ने नहा धोकर अपने सबसे अच्छे, हालांकि फटे पुराने कपड़े पहने और तोते के पिंजरे को सजा संवार कर राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के सामने पेश होकर उसने विनम्रता से सिर झुकाया। राजा ने पूछा, क्या है गरीब, तुम यहां क्यों आए हो? विराज ने पिंजरा आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, एक तोता लेकर आया हूं। राजा ने जब तोते की ओर देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, पर जैसे ही उसने तोते का मोल पूछा, तोता स्वयं बोल उठा, महाराज, अनमोल चीज का क्या मोल? मैं राजा इंद्र के बगीचे की चिड़िया हूं। एक दिन की किस्मत मेरी नसीब में खराब लिखी थी, सो यह गरीब के फंदे में फंस गया। भगवान शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है। गरीब मुझे क्या जाने। तोते की शक्ल पहले ही राजा को भा गई थी। अब उसकी इन लच्छेदार और बुद्धिमानी भरी बातों ने राजा को पूरी तरह से उसका दीवाना बना दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, इस पक्षीमार के पिंजरे में जितने सोने के सिक्के आ सकें भर दो। विराज की आंखों के सामने एक सपना सच हो रहा था। उसका छोटा सा पिंजरा सोने के सिक्कों से लबालब भर दिया गया। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपनी इस अकूत दौलत को लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी जिंदगी एक पल में बदल चुकी थी। राजा तोते का पिंजरा लेकर अपने निजी कक्ष में आ गया। सुंदरमण तोता रंग बिरंगी बोलियों में तरह तरह के किस्से, कहानियां, दंतकथाएं और नीतियां सुनाने लगा। उसकी हर कहानी में जीवन का गहरा ज्ञान छुपा होता था। राजा उसकी बातों में इस कदर दंग और मंत्रमुग्ध होता रहता कि उसे समय का होश ही नहीं रहता था। धीरे धीरे राजा तोते का ऐसा दीवाना हुआ कि उसे अपने राजकार्यों का भी होश नहीं रहा। दरबार लगाना, प्रजा की फरियाद सुनना, यह सब कुछ पीछे छूट गया। वह तो बस तोते की बातें सुनता रहता। उसकी चहेती से चहेती रानियां भी अब उसके लिए गौण हो गईं। वह उनसे मिलने तक के लिए समय नहीं निकाल पाता था। औरत चाहे गरीब की हो या अमीर की, पति के मामले में तो किसी भी हद तक जा सकती है। तोते की तरफ राजा का इतना लगाव देखकर राजा की चारों रानियों के दिल में ईर्ष्या और जलन की आग भड़क उठी। वे सोचने लगीं कि इस तोते में ऐसा क्या जादू है जिसने राजा का दिल और दिमाग हड़प लिया है। उन्हें लगने लगा कि तोते के पास कोई राज जरूर है। वे चारे सुंदरमण की दुश्मनी में चारों रानियां एक हो गईं। वे हर समय आपस में सलाह मशवरा करने लगीं कि किस तरी इस तोते को रास्ते से हटाया जाए। वे हर पल ताक में रहती कि कब राजा तोते से दूर जाए और वे उसका काम तमाम कर सकें। मगर मुश्किल यह थी कि राजा तोते को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता था। वह उसे अपने साथ ही रखता, उससे ही बातें करता रहता। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आया ही। एक दिन एक पड़ोसी राज्य से एक महत्वपूर्ण दूत आया और राजा को एक जरूरी बैठक के लिए बाहर जाना पड़ा। ऐसी जगह जहां तोते का पिंजरा ले जाना उचित नहीं था। बड़ी मुश्किल से राजा ने तोते को अपने शयन कक्ष में छोड़ा, यह सोचकर कि कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। यही वह मौका था
जिसकी रानियों को तलाश थी। जैसे ही राजा महल से बाहर निकला, चारों रानियां एक साथ सुंदरमण तोते के कमरे में पहुंच गईं। उनके चेहरे पर मुस्कान का नकाब था, लेकिन आंखों में छल साफ झलक रहा था। वे बोलीं, ए तोते, हमने सुना है तुमने दुनिया देखी है और सुंदरता को पहचानते हो। अब यह बता कि हम चारों में सबसे सुंदर कौन है। उनकी साजिश स्पष्ट थी। वे चाहती थीं कि तोता जिसे भी बदसूरत बताएगा, वही रानी गुस्से में आकर उसका गला दबा देगी। इस तरह तोता खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाएगा और उन पर कोई आरोप नहीं लगेगा। सुंदरमण तोता बुद्धिमान था। उसने रानियों की नीयत को ताड़ लिया। उसने चालाकी से जवाब दिया, मैंने आज पहली बार आपको देखा है, और वो भी तब जब मैं इस पिंजरे के अंदर कैद हूं। पिंजरे की सलाखों के पीछे से ठीक से देख पाना मुश्किल है। अगर आप मेरी नजर की सचमुच परीक्षा लेना चाहती हैं तो मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, तभी मैं ठीक से देख परख कर बता पाऊंगा कि आप में से सबसे सुंदर कौन है। रानियां उसकी बात में आ गईं। उन्होंने कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी ताकि तोता भाग न सके, और फिर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता बाहर निकला और कमरे में इधर उधर उड़ने लगा, मानो सचमुच रानियों का निरीक्षण कर रहा हो। तभी उसकी नजर कमरे की दीवार के ऊपरी हिस्से में बने एक छोटे से वेंटिलेशन मोख छेद पर पड़ी, जो अभी अभी किसी कारणवश खुला ही था। अब सुंदरमण तोता बोला, सुंदरता क्या बकवास कर रही हो? तुम सब तो चुड़ैलों जैसी सूरत लिए घूम रही हो। असली सुंदरता तो 7 समंदर पार एक राजकुमारी में है। वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसके आगे तुम सबकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इतनी बड़ी बात सुनकर रानियां गुस्से से आग बबूला हो गईं और तोते पर झपटी, लेकिन तोता तैयार बैठा था। वह तेजी से हवा में उड़ा और सीधे उसी नोक से होकर बाहर निकल गया। रानियां हाथ मलती रह गईं। सुंदरमण तोता राजमहल के पिछवाड़े बहती एक नदी के किनारे एक लकड़हारे की झोपड़ी में जा पहुंचा। वो बुरी तरह थक चुका था और सुरक्षा की तलाश में था। लकड़हारे की पत्नी, जिसका नाम यमुना था, उसने ने इतने सुंदर और विशेष तोते को अपनी झोपड़ी में बैठा देखा तो वो हैरान रह गई। बेचारी को कोई औलाद नहीं थी। उसने कोमलता से अपनी ओढ़नी फेंक कर तोते को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो तोते से बातें करके अपना जी बहलाने लगी। सुंदरमण ने भी उसकी ममता में अपने लिए एक सुरक्षित पनाहगाह पाली। उधर राजा जब वापस लौटा और उसने तोते को गायब पाया तो उसका सारा आनंद सन्नाटे में बदल गया। वो सुलग उठा। उसने पूरे महल को हलकान कर दिया। सभी नौकर चाकर, रानियां, दासियां सहमे हुए से घूम रहे थे। रानियों ने झूठ बोला कि तोता खुद ही उड़ गया, लेकिन राजा को भरोसा नहीं हुआ। जब सच्चाई नहीं पता चली तो राजा ने गली गली ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजा के तोते को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लकड़हारे ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी पत्नी से तोते के बारे में पूछा। यमुना ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह तोते को अपना साथी समझने लगी थी, लेकिन इनाम के लालच और पति के दबाव में आकर उसने तोते को सौंप दिया। लकड़हारा तोते को लेकर राजमहल पहुंचा। तोते को पाकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लकड़हारे को इतना धन दौलत दिया कि वह जीवन भर के लिए किस्मत का धनी बन गया और उसकी झोपड़ी एक अच्छे मकान में बदल गई। फिर राजा ने तोते को गुस्से से देखते हुए कहा, सुंदरमण, मेरे प्रेम का यह सिला दिया तूने जो यहां से भाग गया। सुंदरमण तोता विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे माफ करना। परिंदों को चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जान बचाना उनकी फितरत में होता है। फिर उसने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे रानियों ने उसे सताया, कैसे उसे जान से मारने की योजना बनाई और कैसे उसे भागना पड़ा। इस कहानी को सुनाते हुए अनजाने में ही सही उसने 7 समुद्र पार बसी उस सुंदर राजकुमारी का जिक्र फिर से कर दिया। राजा के मन में अब एक तरफ तो रानियों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई और दूसरी तरफ उस अज्ञात राजकुमारी को देखने की उत्कंठा और जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। राजा की जिद भी तो कहर के समान होती है। उसने रानियों को कठोर सज्जा दी और महल से निर्वासित कर दिया। बेचारी रानियां रोती बिलखती रह गईं।
लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा ने अब सुंदरमण से कहा, तोते, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो मुझे उस 7 समुद्र पार की राजकुमारी से मिलवा दे। मैं उसे देखे बिना अब जी नहीं सकता। तोता बोला, महाराज, यह तो नामुमकिन सा काम है, मगर आपकी जिद है तो मैं जो कहूं वैसा ही कीजिएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताओ क्या करना है। सुंदरमण तोता बोला, सबसे पहले एक उड़ने वाले घोड़े का प्रबंध कीजिए। राजा हैरान होकर बोला, अरे मियां मिट्ठू, उड़ने वाला घोड़ा? वह तो कहीं नहीं मिलेगा, यह तो केवल कहानियों में होता है। तोते ने उसे शांत किया, आप परेशान ना हो, मुझे अपने साथ अस्तबल में ले चलिए। मैं जिस घोड़े को कहूं उसी को तैयार करना है। राजा ने ऐसा ही किया। तोता अब राजा के साथ रोज जंगल जाता और एक विशेष प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटी वाली घास इकट्ठा करके लाता। राजा उस घास को तोते के निर्देशानुसार एक चुने हुए घोड़े को खिलाता। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। कुछ ही दिनों में उस घोड़े में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। उसकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो गईं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और सबसे बड़ी बात, उसके कंधों के पास से 2 सुंदर मजबूत पंख निकल आए। घोड़ा हवा में उड़ने के लिए तैयार हो गया था। जब घोड़ा पूरी तरह तैयार हो गया तो तोते ने राजा से कहा, अब आप चांदी के छोटे छोटे बहुत से फूल बनवा लीजिए। राजा के आदेश की देरी थी कि सैकड़ों की संख्या में नक्काशीदार चांदी के फूल बनकर तैयार हो गए। अब जरूरी सफर का सामान लेकर राजा घोड़े पर सवार हुआ और सुंदरमण राजा के कंधे पर बैठ गया। वे शहर से निकलकर जंगल की ओर बढ़े। तोते ने निर्देश दिया, महाराज, अब एक चाबुक घोड़े को लगाइए और ध्यान रहे दूसरा हाथ नहीं उठे। अगर जल्दी में दूसरी बार घोड़े को मारा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। राजा ने घोड़े को एक हल्की सी चाबुक लगाई। घोड़ा हिनहिनाया और पलक झपकते ही जमीन से उड़कर हवा में समा गया। बिजली की तेजी के साथ वह आगे बढ़ने लगा। नीचे जंगल, पहाड़, नदियां, मैदान, सब कुछ आंखों के नीचे से तेजी से गुजरने लगा। राजा हैरान और रोमांचित था। आखिरकार घोड़ा एक अद्भुत सुंदरता वाले महल के सामने जाकर रुका। महल सफेद संगमरमर का बना हुआ था जो चांदनी में नहा रहा था। उसके पास ही एक घना फूलों से लदा हुआ पेड़ था। तोते ने कहा, महाराज, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। तोते ने अब महल के मुख्य द्वार से लेकर उस पेड़ तक की पूरी राह पर चांदी के फूल बिखेर दिए। आज चांदनी रात थी और उन चांदी के फूलों पर चांद की रोशनी पड़कर ऐसी लग रही थी मानो धरती पर सितारे बिखर गए हों। आधी रात हुई तो राजकुमारी, जिसका नाम सूर्यकला था, अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने निकली। जैसे ही उसकी नजर चांदी के फूलों पर पड़ी, वह मोहित हो गई। वह बड़ी आनंदित हुई और उन फूलों को उठाकर समेटने लगी। फूल उठाती उठाती वह उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां राजा और तोता छुपे हुए थे। अचानक राजा उसके सामने प्रकट हुआ। सखियां डरकर भाग गईं और राजकुमारी सूर्यकला आश्चर्य और भय के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तोते के इशारे पर राजा ने राजकुमारी को लपक कर पकड़ा लिया और घोड़े पर बिठा लिया। फिर उसने घोड़े को एक चाबुक मारी। घोड़ा फिर से हवा में उड़ने लगा, लेकिन राजकुमारी के बेहोश होने से घबराकर और उसे जल्दी से महल ले जाने की जल्दबाजी में राजा ने घोड़े को दूसरा चाबुक भी दे मारा। यह एक भयंकर गलती साबित हुई। घोड़ा अचानक जमीन पर आ गिरा। उसके पंख समेट गए और उड़ने की ताकत जाती रही। तोता चीखा, अरे नादान, ये क्या किया? मैंने पहले ही कहा था कि दूसरी बार हाथ नहीं उठाना। अब हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। भगवान जाने यह किसका राज्य है। दुर्भाग्य से उसी इलाके का एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहीं आसपास शिकार की तलाश में घूम रहा था। जब उसकी नजर बेहोश राजकुमारी सूर्यकला पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी नीयत खराब थी। वह अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। राजा अकेला और मुसीबत में फंसा हुआ था। इतने सारे लोगों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। मन मसोस कर रह गया और दुष्ट राजकुमार राजकुमारी को उठाकर ले भागा। तोते ने निराश राजा को समझाया, महाराज, अब आप सब्र से काम लीजिए। अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन हिम्मत ना हारें। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर
दुष्ट राजकुमार ने सूर्यकला से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सूर्यकला बुद्धिमान और साहसी थी। उसने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी को टाल दिया। इधर राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा से घोड़े को वही विशेष घास खिलानी शुरू की। 4-5 दिनों में घोड़ा फिर से उड़ने लायक हो गया। अब सुंदरमण तोता सुबह से शाम तक आसपास के इलाकों में उड़ता और राजकुमारी की तलाश करता, जबकि राजा जंगल में ही एक पेड़ के नीचे छुपा रहता। एक दिन सुंदरमण ने देखा कि राजकुमारी सूर्यकला एक महल के बगीचे में पक्षियों को दाना डाल रही है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। सुंदरमण तोता वहीं पहुंचा और एक डाल पर बैठकर पूरी घटना को गाने की तरह सुनाने लगा। कैसे एक राजा उससे मिलने आया था, कैसे वह उसे ले जा रहा था और कैसे एक दुष्ट राजकुमार ने उसे छीन लिया। राजकुमारी ने जब तोते को इतनी साफ सुथरी हिंदी में बातें करते सुना तो वह चकित रह गई। तोते ने फिर अपने राजा के बारे में सब कुछ बताया, कैसे राजकुमारी के प्रेम में उसने अपनी रानियों और राजपाट तक को त्याग दिया था और कैसे वह उसे बचाने के लिए यहां तक आया है। राजकुमारी का हृदय पिघल गया। अब वह भी राजा से मिलने के लिए आतुर उठी। तोते ने उसे एक योजना बताई। उसने कहा कि वह आज रात के दूसरे पहर में महल की उत्तर दिशा वाली खिड़की के पास आ जाए। तोता जंगल लौटकर राजा को सारी खुशखबरी सुनाई। राजा से वह इंतजार का समय बड़ी बेसब्री से कटा। अंततः रात का दूसरा पहर आया। राजा घोड़े पर सवार हुआ और तोता उसके कंधे पर बैठा। वे सीधे उस महल की उत्तर दिशा वाली खिड़की के पास पहुंचे जहां राजकुमारी को रखा गया था। राजकुमारी सूर्यकला भी तैयार बैठी थी। घोड़े और राजा को देखते ही उसने खिड़की से छलांग लगा दी और सीधे घोड़े पर राजा के पीछे जा बैठी। इस बार राजा ने सावधानी से केवल एक ही चाबुक घोड़े को लगाई। घोड़ा सीधा राजा के अपने महल में जा पहुंचा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी के नगाड़े बजने लगे। कुछ दिनों बाद धूमधाम से राजा और सूर्यकला की शादी हो गई। सुंदरमण की वफादारी देखिए। वह सारे दिन महल में राजा के बच्चों के साथ रहता, उन्हें कहानियां सुनाता, उनका मन बहलाता। वह महल के बगीचे में खुला घूमता, पर अब कभी भागने का नाम नहीं लेता। एक वफादार और बुद्धिमान दोस्त के रूप में वह राजा के परिवार का अभिन्न अंग बन गया। और सच है, ऐसे वफादार परिंदे बेवफा दोस्तों से लाख गुना बेहतर होते हैं।